नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आज अगले 1 घंटे तक आपको हम बताएंगे कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर वो कौन सा है ब्लूप्रिंट जो हो चुका है तैयार, यानी कि कोरोना की वैक्सीन अब आने वाली है। कब आने वाली है, क्या कुछ है, उसको लेकर अपडेट आपको आज हमारे इस 1 घंटे के खास कार्यक्रम उसमें पता चलेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे और वो आपको तफसील से जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका चौधरी भी जुड़ेंगी। उन सबके बीच में इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन होगा जारी। बड़ी और अहम जानकारी, 3 वैक्सीन कैंडिडेट ने इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है और फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक ने ये आवेदन भेजे हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल हम आपको दे रहे हैं। डीसीजीआई की सब्जेक्ट रिपोर्ट की एक्सपर्ट्स की दरअसल एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं उस बारे में जाहिर तौर पर जानकारी होगी, लेकिन इनके बीच में जो आवेदन दिए गए हैं वो 3 महत्वपूर्ण कंपनियों ने दिए हैं, जिसमें फाइजर भी है, बायोटेक भी शामिल है। उन्होंने आवेदन जारी किए हैं और ये बड़ी अपडेट दरअसल निकलकर सामने आ रही है। आवेदन की ये समीक्षा की जाएगी, इन आवेदन की। अब हम जरा आपको बताते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो आखिर है क्या। हम ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं। आप बड़ी अपडेट समझिए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर वैश्विक दिलचस्पी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर दिलचस्पी बढ़ रही है। 60 देशों के राजदूतों ने हैदराबाद में भारत बायोटेक बायोलॉजिकल ई का दौरा भी किया है। भारत बायोटेक देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रहा है। जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन पर काम कर रहा है। बायोलॉजिकल ई ने जॉनसन फार्मास्यूटिका एनवी के साथ समझौता किया है। भारत में कुल 9 वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं, अलग अलग फेज में हैं। इन सब के बीच में 3 वैक्सीन ऐसी भी है जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल मांग चुकी हैं। 3 ऐसी वैक्सीन है। ड्रग्स कंट्रोलर इन वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए दरअसल लाइसेंस दे सकता है। इन 3 वैक्सीन को लेकर लाइसेंस दिया जा सकता है। 6 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के हालत में है, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल के हालत में स्थिति में 6 वैक्सीन है। 3 क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग दौर में हैं। 3 ऐसी वैक्सीन है क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग दौर में हैं। इस दल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से स्वास्थ्य प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जो राजदूत आए हैं उसमें दरअसल स्वास्थ्य प्रतिनिधि भी शामिल हैं अमेरिकी दूतावास की ओर से। श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान भी इस दल का हिस्सा है। समझिए वैश्विक स्तर पर किस तरह से दिलचस्पी बढ़ रही है। किर्गिस्तान, अजरबैजान को भी इसमें शरीक किया गया है। ये आप अपने आप में ही समझ सकते हैं। यूरोप से हंगरी है, आयरलैंड है, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक भी इसमें शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर समेत देश भी इसमें शामिल हैं। तो ये आप अपने आप में ही समझ सकते हैं। इथियोपिया और नाइजीरिया, मिस्र, चाड, नाइजर के अलावा और भी कई देश इसमें शामिल हैं। तो लैटिन इलाके के देशों में ब्राजील, मैक्सिको, एल साल्वाडोर, बेल्विया जैसे देश भी शामिल हैं। 60 देशों के जो राजदूत आए हैं, कौन कौन से देश में शामिल हैं ये समझिए। पूर्व एशिया से दक्षिण कोरिया और दक्षिण क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो ये आपको हम बताते चले जो राजदूत आए हैं कौन कौन से देश से आए हैं। दरअसल पिछले महीने विदेश सचिव अन्य प्रतिनिधियों के साथ आए थे और उसके बाद ये राजदूत आए हैं 60 देशों के, अलग अलग देश के। दुनिया के 190 देशों के राजनयिकों को भारतीय वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। इसके बाद ही राजनयिकों का यह कार्यक्रम रखा गया है। तो ये अपने आप में एक प्रेजेंटेशन जो दिया गया, उस प्रेजेंटेशन के बाद ये कार्यक्रम रखा गया है और अब ये राजनयिक देश के अंदर हैं और यहां
ये समझने वाली बात है कि ये लोग यहां पर ये तय कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दिया गया, प्रेजेंटेशन के बाद ये राजदूत आए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन किस स्तर पर अभी पहुंची। अब जरा प्रतिक्रिया भी सुनिए इस पर। आज तकरीबन 70 कंट्रीज से इंटरनेशनल एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज डिप्लोमेट्स आए थे इधर in order to Chitra Ella from Bharat Biotech. Today we had a delegation of almost 70 diplomats and ambassadors visiting our facilities in Hyderabad in Genome Valley. The primary reason of their visit was to understand the capabilities and the strengths that we have in India to produce vaccines for COVID-19. We have as a company successfully in the last 25 years in our journey have made many vaccines in the past. Coming to COVID, we started working on COVID from May 1st, 2nd onwards, developed the vaccine candidate, sent it for animal testing. Phase 1 and phase 2 testing was done also in human volunteers, in close to about 1,000 volunteers in many hospitals, 12 hospitals across the country. And now, after the results have been proven, the human phase 3 trials have been taken to the in 25 hospitals, 26,000 volunteers, and this is the largest human phase 3 trial. भारत बायोटेक की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। इन सब के बीच में अब क्या कुछ स्थिति देश के भीतर इन वैक्सीन को लेकर है, आगे की डिबेट मैं अपनी सहयोगी प्रियंका चौधरी को ओवर कर रहा हूं, क्योंकि इस समय स्टूडियो में वो मौजूद हैं तमाम मेहमानों के साथ। ओवर टू यू प्रियंका। जैसा अब्दुल आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत के अंदर वैक्सीन पर बने ब्लूप्रिंट से भारत के बाहर भी, यानी कि विदेशों के अंदर भी वहां के राजनयिकों को भी लुभा रही हैं, और हर कोई देश दुनिया का ये जानना चाहता है कि क्या भारत के अंदर सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली वैक्सीन क्या उनके पास भी पहुंच पाएगी। क्या ये तमाम देश यहां भारत से इस वैक्सीन को अपने देशों में कैसे सप्लाई किया जा सकता है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर भारत का जो अपना टीका वितरण का अनुभव है, चाहे वो पोलियो के टीके को लेकर हो, क्या उसकी वजह से इन तमाम देशों के सामने एक रास्ता है कि भारत के पास वो अनुभव है जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे टीकों का प्रोड्यूस कर उन्हें वितरण किया जा सकता है आसानी से। लेकिन कब से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि तमाम दुनिया के देश हैं जो देख रहे हैं कि वो कौन सा देश होगा जहां से सबसे पहले आसानी से टीका उन देशों तक पहुंचेगा। इसी पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आप तक ये वैक्सीन कहां मिलेगी, कब पहुंचेगी, किस फॉर्मेट में मिलेगी, क्या ये किसी और शहर में आपके आसपास मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ हैं, आईएमए से पूर्व महासचिव। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर डी.आर. राय जी आपका। इसके साथ ही डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं जो कि सीईओ है नाइट क्लिनिक के। बहुत बहुत स्वागत है कौशल मिश्रा जी आपका भी। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस समय मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी आपका भी। मेरा पहला सवाल डॉक्टर डी.आर. राय जी आपसे ही है, जब विदेशी राजनयिक भारत आ रहे हों और यहां आकर अलग अलग जगह जाकर जो वैक्सीन जिन जिन ट्रायल में है उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपके जहन में आती हैं कि बहुत अच्छे संकेत हैं ये कि बाकी दुनिया को भरोसा हो रहा है इस बात पर कि भारत से वैक्सीन बनकर, यहां से टीका बनकर शायद उन लोगों तक भी पहुंचे? क्या वो यहां पर इस मसले में आए होंगे या फिर एक जिज्ञासा के लिए, क्योंकि हमने खुद एक प्रेजेंटेशन दिया था कई देशों को इस मसले में? प्रियंका जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व के अंदर ऊपर है, और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि हम हिंदुस्तान सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंट्री है और उसके ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसने हासिल कर रखी है, माहिर हासिल कर रखी है। अब उसके बाद 190 कंट्रीज को जब हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उनको समझाया कि इस वक्त देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है और उसका इलाज सिर्फ एक वैक्सीन है, और वैक्सीन के ऊपर जिस वक्त, जैसे अभी आपने बताया हैदराबाद की, बता रहे थे कि 1 मई से हमने चालू किया और उसकी 1 और 2nd ट्रायल भी बड़े सक्सेसफुल रहे, और उसके बाद 3rd ट्रायल ह्यूमन ट्रायल की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 26,000 वॉलंटियर्स के ऊपर किया गया, जिसकी एफिकेसी को 94% तक वो लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये वैक्सीन एक ऐसा वैक्सीन है जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, माफी कर, इवन की दूसरी कंट्रीज के अंदर जो इस वक्त आपने 60 एम्बेसडर की लिस्ट बनाई है,
उसके अंदर कई कंट्रीज ऐसी जहां पर इतना डेवलप नहीं है। और जैसे फाइजर का अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कैरिंग के लिए, उसको प्रिजर्वेशन के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर की जरूरत है। हम हिंदुस्तान के अंदर भी उस 70 डिग्री को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, तो इस प्रकार के लोग कहां से करेंगे। तो जहां तक सवाल इस वक्त है, आज 60 राजनयिकों का हैदराबाद में जाके उस इंडस्ट्री को देखना, ये दर्शाता है कि उनको हिंदुस्तान के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और उनको उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। जो हमारी बायोकेमिस्ट्री ट्रायल्स आ रही है बड़ी एनकरेजिंग है, और वो चाहते हैं कि जब से जल्दी उनको भी उनके कंट्री के लिए उनको शेयर मिले इसके लिए। और मैं सोचता हूं कि हमारे लिए बड़ी उत्साहवर्धक चीज है, और हम आगे देख रहे हैं कि एक दिन हिंदुस्तान अपना परचम लहराएगा पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई करने के। और ये स्टेप दुनिया में पहला देश है भारत जिसने लिया, ओपनली अपने बारे में जानकारी दी कि हमारा क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, और अगर किसी तरीके से किसी भी देश को लगता है कि हम उन तक ये वैक्सीन पहुंचा सकते हैं तो जरूर आए, जरूर देखें और अपने दरवाजे भी उनके लिए खोले। लेकिन सिद्धार्थ सोनकर जी, एक और भी चीज है जिसके लिए अभी अभी एक ताजा खबर आई है कि आज ही मीटिंग चल रही है जिसमें तय करना है ड्रग कंट्रोलर को कि क्या किसी वैक्सीन को, एक को या तीनों को, 3 ऐसी वैक्सीन है जिनकी तरफ से अप्लाई किया गया है, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगा जा रहा है। ये क्या कंडीशन है और इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए प्रियंका जी, इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए जी कि वैक्सीन हम इस तरीके से दे रहे हैं, जो हम फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हमने एसओपी बनाई हुई है कि फर्स्ट हम किसको देंगे, सेकेंड किसको देंगे, थर्ड स्टेज में किसको देंगे। तो हम अगर वैक्सीन किसी भी स्टेज पे ट्रायल में हमें ये ऐसा लगता है कि वैक्सीन हमें लाभ से ज्यादा हानिकारक हो रही है, तो हम वैक्सीन को वापस ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इमरजेंसी में अप्रूवल लिया हुआ है कि हम वैक्सीन का ट्रायल करते रहेंगे। अगर किसी भी सिचुएशन या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें किसी भी स्टेज पे ये फील होता है कि नहीं ये वैक्सीन कारगर नहीं है, तो हम उसको बैक ले सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि बहुत सारे देश हैं देखिए जहां पर बहुत खर्चा होकर और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की गई कि सबसे पहले वैक्सीन हम भेजें किसी भी देश को, लेकिन भारत में जिस तरीके से आज राजनयिक पहुंचे हैं, क्या चीजें आपको लग रहा है कि भारत के पक्ष में जा रही हैं, इसलिए उन देशों को भरोसा हो रहा है कि हाँ वैक्सीन अगर कोई ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर सकता है और इजीली अगर किसी को कोई प्रोवाइड करवा सकता है तो वो हिंदुस्तान होगा? जी जरूर। जो अदर देश की जो क्राइटेरिया है, जो भारत की क्राइटेरिया, वो इंटायरली डिफरेंट है। हमारे जो भारत में जो 4 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, वो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की यहाँ पे है, चाहे वो जाइडस कैंडिला की हो, चाहे डॉक्टर रेड्डीज लैब की हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हो, या भारत बायोटेक की हो। तो हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अदर देशों में क्या है कि वो इंडिपेंडेंट किसी और पे डिपेंड है, तो अदर ऑर्डर का, बल्क मैन्युफैक्चरिंग का उनके साथ इश्यू हो सकता है, पर भारत में ऐसा इश्यू नहीं है। और जहां तक इफिकेसी की बात है, इफिकेसी भी अगर आप देखेंगी तो हमारा एक, जहां 50% तक इफिकेसी को सोच रहे थे, लेकिन अभी जो करेंट स्टेटस है 72 to 90% हमारी इफिकेसी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक पॉजिटिव मूव है, और इंडिया को अगर लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव अप्रोच पे, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। और ये भी हो सकता है कि इसके साथ ही अगर ये चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हैं तो हो सकता है कि कौशल मिश्रा जी, हम ही सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाले और दुनिया तक पहुंचाने वाले देश बन सकते हैं। एक और भी चीज है जिसमें बहुत सारी उलझन होती है लोगों को ये समझने में भी कि ये जो वैक्सीन जिनके ट्रायल चल रहे हैं, ये अब किस तरीके से सुनिश्चित होता है कि अब ये आखिरी स्टेज में आकर उस कंडीशन में है कि अब ये टीके के रूप में किसी को लग सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री को वैक्सीन के ट्रायल का एक टीका लगा था और उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया था। क्या इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोई डेट सामने नहीं आ रही है? उनको टीका लगा और उसके बाद भी कोरोना हो गया, ये अपने आप में करेक्ट फैक्ट नहीं है जी। क्योंकि वो ट्रायल के लिए जब हम वैक्सीन को लगाते हैं तो उसमें 50% वैक्सीन जो होती हैं वो उसमें लिक्विड होता है जिसमें वैक्सीन नहीं होती है, और 50% में वैक्सीन होती है। और ये डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है, यानी कि ना मुझे पता है कि क्या लग रहा है, ना पेशेंट को पता है कि क्या लग रहा है। इसको डबल ब्लाइंड ट्रायल बोलते हैं जी। और इसमें केवल इन्वेस्टिगेटर जो मेरे ऊपर बैठा हुआ उसे पता है कि किस वायल में सीरम है और किस वायल में वैक्सीन है। तो जो
जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा के मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उनको एक जो टीका लगाया गया था वो कंप्लीट वैक्सीनेशन था ही नहीं, वो ट्रायल का पार्ट है। उसमें दो फैलेसीज हो सकती हैं, एक कि उनको जो लगाया गया है टीका उसमें वैक्सीन ना हो, सीरम रहा हो जो प्लेसिबो के फॉर्म में हो, और दूसरी चीज ये है कि जो टीका है उसमें 28 दिन को उसको रिपीट कराना था, जिसके करीब 1 महीने से 1.5 महीने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है जी। तो ये कहना कि उनको वैक्सीन लगाई गई उसके बाद भी कोरोना हो गया, ये गलत फैक्ट है। दूसरी चीज जो अभी सवाल आप लोग पूछ रहे थे, इंडिया का इसमें रोल इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करने वाला कंट्री है पूरे ग्लोब में किसी देश के कंपैरिजन जी। हम हमेशा से, जब ये कोरोना नहीं था उसके पहले भी हम सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन सप्लाई करते रहे हैं सारे देशों में। दूसरी चीज ये जो आपने बताया कि करीब 68 कंट्रीज के जो राजनयिक जो आज लैब को हमारे इंडिया की विजिट कर रहे हैं, वो उसका फायदा ये है क्योंकि जो अभी तक फाइजर की वैक्सीन आई है, जो मॉडर्ना की वैक्सीन आई है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोल्ड चेन मेंटेन करना, जो एक समस्या हमारे देश में अगर है तो ये समझ लीजिए कि हम ग्लोब में काफी डेवलप कंट्री में आते हैं, डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में हम आते हैं, हमसे नीचे बहुत सारे देश हैं, और जो भी देश यहां पे आए हैं उनके पास भी कोल्ड चेन मेंटेन करने में परेशानी होगी। दूसरी चीज, जो फाइजर और मॉडर्ना से कंपेयर करें, जो इंडिया की जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है हमारे बायोटेक के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो mRNA की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसका अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है, ये बात याद रखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है, पर उनका कोई एक्सपेरिमेंटल जो पास्ट हिस्ट्री नहीं है जो ये प्रूफ कर सके 100% कि वो सक्सेसफुल होंगी, और उतनी ही सक्सेसफुल होंगी जितनी ट्रेडिशनल वैक्सीन रही है। जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो डीएनए से वैक्सीन बनाई जा रही है, जो वेक्टर से वैक्सीन बनाई जा रही है, उसके अलावा किल्ड वायरस जिसको एटीन्यूएटेड वायरस बोलते हैं, यानी कि वायरस को लेकर के लैब में हम उसकी पैथोजन रोग पैदा करने की क्षमता को खत्म करते हैं, पर उनसे एंटीजन पैदा करने की क्षमता को मेंटेन रखते हैं। इस वैक्सीन का सबसे अच्छा इफेक्ट देखा गया है और ये पिछली हिस्ट्री बताती रही है। इस वजह से शायद ऐसा हो कि फ्यूचर के जो रिजल्ट आए उसमें डेड वैक्सीन की लॉन्गेविटी ज्यादा अच्छी हो। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से बहुत सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें कि फाइजर के जो वैक्सीन जो अभी मार्केट में रोल आउट हो चुकी है, एक तरह से कहें यूके लगाना शुरू कर चुका है जी, उसके साथ ये है कि उसकी वैक्सीन की बुकिंग सारे डेवलप्ड कंट्रीज कर चुके हैं, बिल्कुल अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री उनको बुक करते हैं तो पहले तो बुकिंग कब मिलेगी, उनको वैक्सीन की डिलीवरी कब होगी, कब उनका वैक्सीनेशन होगा, ये सारे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह प्रेजेंट होगा इस वैक्सीन मार्केट में। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि चाइना इसमें आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक पीछे रहा है। चाइना ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्री को कांटेक्ट कर चुका है, जिसमें 68% सक्सेस रेट के साथ वाली वैक्सीन को वो जाम्बिया और अफ्रीकन कंट्री को बेचने की तैयारी कर रहा है। हमारे इंडियन मार्केट को या इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा तेजी से आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए इसको, क्योंकि चाइना के साथ हमारा डिप्लोमेटिक कंपटीशन भी है और हम इसके ट्रेडिशनल मार्केट प्लेयर रहे हैं, तो हमें इसमें आगे रहना पड़ेगा। और एक चीज अभी आपको खबर देता हूं कि जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के जो रिक्वेस्ट गई थी डीजीसीआई को और कंसीडरेशन के लिए, डीजीसीआई ने उस कंसीडरेशन को कंसीडर किया है और उनसे कहा है कि आप अपने कुछ और सेफ्टी डेटा सबमिट कीजिए। ये अभी के लेटेस्ट बता रहा हूं आपको। चलिए कौशल मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। क्या ये तीनों को लेकर है, जो जानकारी आप दे रहे हैं, क्या तीनों वैक्सीन के लिए जो अप्लाई आवेदन किया गया तीनों के लिए सेम कंडीशन दी गई है? देखिए, मुझे 2 का पता है, जो इंडियन की तरफ से दी गई है उसके लिए उन्होंने कहा था कि और सेफ्टी डेटा मांगे गए हैं, पर फाइजर के बारे में अभी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। ठीक है, ये अभी से न्यूज़रूम का रुख करेंगे, एक अपडेट है वहां से, उसके बाद डॉक्टर रिया राय जी आपके पास भी आएंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोगों का नजरें टिकी हुई है कि अब एक भारतीय को, एक आम इंसान को ये वैक्सीन कहां से मिलेगी, कब मिलेगी, कितने दाम में मिलेगी। अगर विदेशों से लोग आकर यहाँ एक तरह से देख रहे हैं कि वैक्सीन कौन से चरण में है, कौन प्रोड्यूस करने वाला है, कितनी खुराक बन रही है,
तो भारतीयों को पता होना चाहिए कि ये आपको कहां से कब किस कंडीशन में मिलेगी। सरकार ने कैसे टास्क फोर्स तैयार कर पिछले कई महीनों से इस पर काम किया। अब्दुल, क्या पूरी जानकारी है, बताइए जरा। जाहिर तौर पर अब ये हर किसी के जहन में है सवाल कि आखिर अगर वैक्सीन आ जाती है और आवेदन जो दिए गए हैं अप्रूव्ड हो जाते हैं और तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, तो वैक्सीन मिलेगी कब और कैसे मिलेगी, उसके जरिए हम बताते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए वो पूरी डिटेल देते हैं। हम बता रहे हैं आपको, देखिए 14 अप्रैल को सरकार ने एक वैक्सीन को लेकर टास्क फोर्स बनाई थी। वैक्सीन को लेकर 14 अप्रैल को टास्क फोर्स बनाई गई। फिर 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक और ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम रखा गया नेटवर्क एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। ये ग्रुप का नाम रखा गया। मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, यही ग्रुप सारे काम करेगा, यानी कि ये ग्रुप सब काम करेगा। फिलहाल राज्य और जिला स्तर पर डेटा इकट्ठा भी किया जा रहा है। अलग अलग राज्य के स्तर पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिले स्तर पर तकरीबन 12 दिसंबर तक डेटा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 दिसंबर तक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ये लक्ष्य है। नेटवर्क ने कुल 30 करोड़ प्राथमिकता वाले लोगों की पहचान कर ली है। 30 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। इसमें 1 करोड़ दरअसल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 2 करोड़ पुलिसकर्मी हैं। ये अलग अलग जो कैटेगरीज एक तरीके से कह सकते हैं, सफाई कर्मी समेत अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स इसमें शामिल हैं। तो ये कब आएगी, किसको मिलेगी, ये हम बता रहे हैं। 27 करोड़ दरअसल ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसमें। इसके अलावा सबसे पहले 1 करोड़ सरकारी और प्राइवेट कोरोना वॉरियर्स को यह वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा इस लिस्ट पर विचार किया जा रहा है कि बदलाव भी हो सकता है, और भी बदलाव किए जा सकते हैं। किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको लेकर वैक्सीन लगाने का काम 1 साल से ज्यादा तक चल सकता है, यह भी जिक्र किया गया है। सरकार ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए दरअसल एक ऐप भी बनाया है, और यह ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है वैक्सीन के, जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। यह ऐप दरअसल पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इस ऐप का नाम दरअसल है कोविन, जिसे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोविन इस ऐप का नाम है। अभी तक कोविन किसी भी प्ले स्टोर पर हालांकि उपलब्ध नहीं है। कोविन ऐप दरअसल लॉन्च जरूर की गई, अभी प्ले स्टोर पर नहीं आई है किसी भी तरह से। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि यह दरअसल एक ऐसा ऐप है जिसमें टीकाकरण से लेकर टीकाकरण कर्मी जिन्हें वैक्सीन दी जानी है, उस सबकी जानकारी इस ऐप में होगी। और इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प होगा कि आप अपने आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ लोगों का ऑलरेडी इसमें होगा, जानकारी होगी किनको वैक्सीन दी जाएगी, किनको नहीं दी जाएगी, और क्या कुछ वैक्सीन को लेकर जानकारी है। तो प्रियंका, ये दरअसल जानकारी निकलकर सामने आई है कि भारत में कब और किन लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी तादाद में टीका बनाने की तैयारी चल रही है, और उसी बीच में अगर आपको ये पता चले कि अभी फिलहाल थोड़ा समय लग सकता है, तो इंतजार बेहतर है इस मामले में। लेकिन वैक्सीन का जो ब्लूप्रिंट है वो ये बता रहा है कि किसी भी तरीके से एक पल भी इंतजार लोगों का कम किया जा सकता है तो जरूर किया जाए। महज 2 दिन है राज्यों के पास भी ये बताने के लिए कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि पहली प्राथमिकता की लिस्ट में टीकाकरण में किसे किसे शामिल किया जाए और उनकी तादाद कितनी है। जैसे करोड़ों की लिस्ट तो पहले से तैयार है, उसमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है, तो 12 दिसंबर तक ही। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ हैं, क्योंकि डॉक्टर डी.आर. राय इससे पहले कौशल मिश्रा जी ने कहा कि क्योंकि बाकी देशों को अगर आप देखेंगे जहां पर उम्दा वैक्सीन बन रही है, वहां तो बुकिंग इतनी ज्यादा है कि कोई जाएगा भी तो कैसे नंबर आएगा। भारत के साथ तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि भारत को पहले अपने लोगों के बारे में भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, और उसके बाद अगर बाहर किसी को देना है तो यकीनन 2-4 खुराक नहीं होंगी, बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से आज डेलीगेशन आया है उससे तो उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। प्रियंका जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये समस्या बहुत जरूरी रहेगी यहाँ पर, इसके लिए हम सब चिंतित हैं, और सरकार ने इस प्रकार का प्रोटोकॉल बना दिया है, हर एक से इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसा कि आपके अभी उन्होंने बताया कि 1 करोड़ हमारे जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जो हेल्थ वर्कर्स है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। फिर 2 करोड़ हमारे पास फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी भी आ जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाता है, उन लोगों को दिया जाएगा। 27 करोड़ जो व्यक्ति हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, 60-65 साल से ऊपर हैं,
जिनको कि दिया जाएगा, और 50 से कम जो कोमॉर्बिड, जिनको की कोई बीमारी है, उनको भी इसके अंदर लिया गया है। उसके बाद अभी मैं एक जगह लेटेस्ट वाला पढ़ रहा था कि 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का बिडेन ने ये प्रॉमिस किया है कि मैं अगस्त तक 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दूंगा। लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन एक उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और हिंदुस्तान ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। जिस वक्त कोरोना की महामारी चालू हुई थी, विदेश किसी देश के अंदर भी हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई वगैरह नहीं मिल रही थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी फार्मा कंपनीज को करके सारे अड़ोस पड़ोस के देशों को वो दवाई सप्लाई करके ये बता दिया कि हिंदुस्तान सक्षम है इस प्रकार की चीजों के चैलेंजेस को लेने के लिए। उसी तरह से आज की जो हमारी पोजीशन आ रही है, हमारे पास मानी भी 4-5 कंपनियां इस वक्त हैं, जो जैसे हमारा कैडिला की आ गई, भारत बायोटेक की, सीरम इंस्टीट्यूट आ गई, रेड्डीज की लैब आ गई। इनके पास इतनी ज्यादा मात्रा है कि वो वार फुटिंग के ऊपर सारे काम वो करके दिखा सकते हैं, जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया है। पिछले 25-30 साल से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक वालों ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, और सारा विश्व इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। सिर्फ इस वक्त हमको एक जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं जी, उसकी इंतजार की जा रही है। उसके ऊपर सरकार भी पेश में सिर्फ इसलिए पड़ती है कि अगर इमरजेंसी ऑथराइजेशन हमारे 2019 के जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स का एक नया लॉ आया था, उसके अंदर ऑथराइजेशन का कोई क्लॉज नहीं था, लेकिन उनको पावर है कि इस प्रकार की कभी पेंडेमिक, कभी इस प्रकार की चीज आ जाए तो उसको अमेंड कर सकते हैं। उसी के बेसिस के ऊपर सरकार इनको अमेंड करके उनको ऑथराइज करने वाली है। और जो एफिकेसी का सवाल है वो बहुत अच्छा आ गया है। और एक चीज और है कि अगर ये हमारे इनको 40 करोड़ को हमने दे दिया, 35 करोड़ को, उसके बाद हम उनका यंगर जनरेशन, स्कूल के बच्चों को, क्योंकि स्कूल को हमको खोलने पड़ेंगे, जब तक स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, तो कंट्री वहीं की वहीं रह जाएगी। और दूसरी बात, हमारे पास इस वक्त 25 करीब हम कहते हैं कि करीब 20-25 हजार लोग जो है सफर कर चुके हैं एसिम्प्टोमेटिकली। जो सफर कर चुके हैं, हो सकता है उनको हमको वैक्सीन देना ही ना पड़े, तो उसकी भी स्टडी चल रही है कि उनके पास उनकी एंटीबॉडीज कितनी बन गई हैं और एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी। तो हो सकता है हमारे पास इतनी क्षमता है, एक बार सिर्फ हमको ग्रीन सिग्नल मिलने की जरूरत है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी और वैक्सीन सप्लायर में भी। एक और भी चीज है सिद्धार्थ सोनकर जी, जैसे अभी पिछले ही हफ्ते WHO ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी इस बात पे कि जिस होड़ के साथ में वैक्सीन की बुकिंग चल रही है, टीके की बुकिंग चल रही है, कोई देश एक व्यक्ति पे 5 बुकिंग कर रहा है, कोई 10 भी बुकिंग कर रहा है, जिसको जितना मिल सकता है जहां से उतनी वैक्सीन बुक हो रही है। इसका मतलब ये कि जो लोग बुक नहीं कर पाएंगे उन्हें वैक्सीन कौन से वर्ष में पहुंचेगी, किस हालत में पहुंचेगी, कौन मदद करेगा उन लोगों की? देखिए, ये जहां तक ये सवाल है, एक ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, तो इसमें WHO और जो अदर और इंटरनेशनल बॉडी हैं वो इस पे डिसीजन लेंगी कि कौन कितने देश में, चाहे वो डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज का। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या अक्सर वैक्सीन आने पर किसी बीमारी की ऐसा ही होता है, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है तो आप बुक करते हैं अपने देश के लिए। जी जी जरूर, मैं प्रियंका जी इस बात से सहमति जता रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलप कंट्रीज की जो बुकिंग का जो रेशियो है और जो डेवलपिंग कंट्रीज का है, तो कहीं की डेवलपिंग कंट्री पिछड़ रही है। ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भारत जैसा देश एक होप बनकर निकला है कि ये अगर जरूरत पड़ी और हमारे सारे गाइडलाइंस और इफिकेसी सही रहा, हो सकता है भारत एक ऐसा देश उभर कर निकले जो डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करने में सक्षम है जी। और जैसा डॉक्टर कौशल मिश्रा ने बोला अभी कि भारत पहले भी वैक्सीन सप्लायर में लीडिंग रोल में रहा है, तो हो सकता है आगे भी कोविड-19 में भी ये अपना रोल अदा करे। और क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जिनकी वैक्सीन जब तैयार हो रही थी तो वहां जो चुनौतियां थी उनसे भारत ने भी कई चीजें समझी हैं कि अगर आप वैक्सीन के 99 और 100% एक्यूरेसी पर आए और वो अगर मेंटेन ना हो पा रही हो, तो बेहतर है कि जिस एक्यूरेसी पर हम काम कर रहे हैं वहां किया जाए, क्योंकि बाकी तमाम देशों के अंदर जाकर वो किस टेम्परेचर में रहती है और हम कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी कई देशों ने फेस की है। वहां से किसी भी देश के अंदर जाएगी तो उसे पहले अपना मेंटेनेंस देखना है। एक सवाल और भी इसी से जुड़ा हुआ, कौशल मिश्रा जी,
ऐसे तमाम देश हैं जो आज पहले से ज्यादा प्रभावित हैं, उनके लिए चिंता ज्यादा है कि हमें वैक्सीन कैसे मिलेगी। क्या इस मामले में अब भारत को अच्छे स्तर पर देख रहे हैं कि हम इस समय पीक पर नहीं है और यहाँ जो पहले के मुकाबले अभी जो केसेस हैं, रेशो है, वो कम हुआ है पहले से कोरोना का? ये दो अलग अलग बात है, क्योंकि वैक्सीन का आना ना आना ये किसी के हाथ में नहीं, बट वायरस का अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर अलग है जी। जिस तरीके से ये देखा गया कि लगभग सारी कंट्रीज में सेकेंड वेव आ गई है, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा फॉल डाउन शुरू होगा। इसके अलावा चूंकि 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी पैंडेमिक को हील होने में, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2000 साल में करीब 14 पैंडेमिक्स आई हैं और 14 पैंडेमिक का जो लाइफ स्पैन रहा है वो कम से कम जो रहा है वो 1 साल का रहा और ज्यादा 4.5 साल तक रहा है। और मेजॉरिटी 70% पैंडेमिक्स जो हैं वो 1.5 साल से 2 साल के पहले खत्म हो चुकी है जी। तो अगर हम ये मान लें कि ये वैक्सीन नहीं भी आती है तो भी करीब 2 से 2.5 साल में ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। तो जो बहुत सारे देश जो हैं, जो पिछड़े हैं जिनको कहा जा रहा है, वहां का एक ये भी एडवांटेज है, जो पिछड़े देश है वहां पे अभी कोरोना पीक पे नहीं पहुंचा है। यानी कि अभी का वहां का जो पीक आने में जब तक टाइम लगेगा तब तक शायद मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी ग्लोबली डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री के द्वारा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वैक्सीन आने के बाद, शायद ऐसा नहीं होगा और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वैक्सीन आने के बाद बिना वैक्सीन के कोई भी देश सफर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा जब HCQS की सप्लाई आने की बात हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए डोज को रोक करके उसके अलावा बाकी सारे डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री में सप्लाई किया था। और जिस तरीके से हमारी कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि भारत अपनी जरूरत नहीं और सारे गरीब देशों की और डेवलपिंग कंट्री की सारी जरूरत को पूरा करेगा, मुझे इसका यकीन है। और जो एक डाउट आपने बात की थी कि जो आ चुकी, जैसे फाइजर की वैक्सीन 95% प्लस सक्सेस रेट बता रही है, आप ये बात समझिए कि अभी जो इंडिया की वैक्सीन है उसकी सक्सेस रेट काउंट नहीं की गई है। तो ये हम न माने कि वो उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि जो चाइना की जो वैक्सीन है, जो डेड वायरस के ऊपर बनी है, एटीन्यूएटेड वायरस के ऊपर, उसकी जो इफिकेसी 86% आई है जी। तो हो सकता है जो हमारी जो वैक्सीन बने उसकी इफिकेसी 90-95 या उसके कॉम्पिटेंट हो या उससे बेहतर भी हो सकती है। अभी ये रिजल्ट आने बाकी है। तो ये मान के चलना कि हमारी वैक्सीन उनसे कम सक्सेसफुल होगी, ये मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि या तो इक्वल होगी या बेहतर होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो उसकी 90-100% इफिकेसी भी हो तो, और अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं तो वो 0 हो जाएगी। आप एक तरह से कह रहे हैं कि हमें तो ये भी ध्यान देना है कि इतनी आबादी के लिए अफोर्डेबल हो और बाहर से कोई अगर हमारी तरफ देखता है तो उसको भी ऐसा ना लगे कि भारत मदद तो करना चाहते हैं लेकिन इस मदद का क्या करें जो बाकी देशों के साथ में हो सकती है कंडीशन हमारे साथ ना हो। डॉक्टर DRI राय जी, अब आते हैं जरा, जब टीका लगाने की बारी आती है और इसकी शुरुआत जब हम कह रहे हैं कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम अपने लोगों को सबसे पहले देंगे, एक वैक्सीनेटर का रोल किस तरह डिफाइन करेंगे? क्या ये काम अभी शुरू हो चुका होगा या ये टीका बनने के बाद ही तय होता है या बाहर से टीके आएंगे तो देखेंगे, ये किस तरह शुरू होता है काम? प्रियंका जी, जहां तक टीकाकरण का सवाल है, हमारे देश के अंदर टीकाकरण की पद्धति कई सालों से चली आ रही है। बच्चा पैदा होता है तो उसको उसी वक्त कह दिया जाता है इसको जन्म लेते ही हमने इसको BCG का टीका लगाना है, हफ्ते के अंदर ये लगाना है, 1 महीने के बाद ये लगाना है। तो जहां तक उसका सवाल है वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे पास ब्लूप्रिंट उसका तैयार है। सेकंड चीज आ जाइए, सरकार ने अपने अपने राज्यों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से, स्वास्थ्य मंत्रियों से और स्वास्थ्य सेवाओं वालों से सारा डाटा ले लिया है कि आपके पास कितने PSC सेंटर हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी क्लिनिक्स हैं और कितने डॉक्टर्स हैं। उसके हिसाब से उनको बांटने की बात भी उन्होंने एक तरह से प्लान बना लिया है। मैं आपको IMA की तरफ से बता सकता हूं, IMA ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के हमने अपनी 3 लाख की हमारी जो मेंबरशिप है, जो हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर और गांव के अंदर है, हमने अपनी एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने के लिए हमने उनको लेटर लिख दिया है कि हम सरकार के साथ सहयोग करके पूरे देश को टीकाकरण के लिए हम तैयार हैं। अब ये सिस्टम एक तरफ बन गया। अब सबसे पहले जब मैंने आपको पहले बताया कि 1 करोड़ जो पहले वैक्सीन दिए जाएंगे वो हमारे हेल्थ वर्कर्स को दिए जाएंगे
और हेल्थ वर्कर्स को देने में कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड है, दूसरे सेंटर डेजिग्नेटेड है, उनको डोज पहुंच जाएगी एक का। अच्छा, उनसे हमने डाटा भी ले लिया है, आपकी एज बताइए, आपका वय बताइए, कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि हम उसको स्क्रूटनाइज कर सकें कि इस डॉक्टरों के अंदर भी ये बीमारी से है, इसको सबसे पहले लगा दो जी। ये आदमी बिल्कुल फ्रंट लाइन में काम कर रहा है, इसको और जल्दी लगा दो। ये पीछे बैठ के काम कर रहा है, इसको 2 दिन इंतजार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये फिर आ जाएगा आपका जो दूसरा है। तो जहां तक आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, तो हमारा तो करोड़ों की संख्या में हमारे पास ऑलरेडी वर्कर है। देखिए, पोलियो घर घर जाके लोगों ने पिलाया, तो इंजेक्शन नहीं था, वो पिलाने वाली दवाई थी। तो उसी प्रकार से आंगनबाड़ियों को ये सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई तुम एक लाइन में चालू करो और जाके सबको लगा दो घरों में, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी जो चीज आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब हरी झंडी दिखाती है, कब वैक्सीनेशन अवेलेबल कराती है और कब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और हमारी मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल डॉक्टर्स डेडिकेटेड है, पहले भी उन्होंने किया है, बीमारियों पे कब्जा रोकथाम की है और इसके ऊपर भी वो करके दिखाएंगे, इसमें कोई उद्देश्य नहीं। और डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी, आपकी नजर में कोई ऐसी चुनौती है जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जिस तरह से दौरे हुए हैं और जिस तरह से जानकारी आ रही है, उसमें तो ऐसा है कि न जाने किसी भी वक्त पर जानकारी सामने आ जाए कि अब टीकाकरण का फेज आने वाला है। कोई चुनौती आप देख रहे हैं इस रास्ते में? क्योंकि हमें अपनी आबादी को देखना है, सिस्टम को देखना है, और एक बार अगर वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनका पालन करना है एक बड़ी आबादी के लिहाज से। जी प्रियंका जी, जैसा कि डॉक्टर राय सर ने बताया, पर जो हमारे पास जो ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद हमें चैलेंजेस, जो रियल टाइम चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। पहले जो हमारे स्टोरेज कंडीशन के अलावा जो हम वैक्सीन का जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं एंड सीनियर सिटीजन, उनको हम लगाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आशा वर्कर को हो चाहे हम जो अदर वर्कर्स हैं। पर इंजेक्शन देने के पश्चात या कुछ ऐसी किसी को कोमॉर्बिडिटी है अनोमली और कुछ हैपन होता है, तो क्या हम उस स्टेज पे हैं कि हम उसको इमरजेंसी के कंडीशन में कंट्रोल कर लें? ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वर्कफोर्स तो है, पर वो क्या स्किल्ड वर्कफोर्स है जो वैक्सीनेशन के टाइम आने वाले चैलेंजेस को ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व कर सके, ट्रबल शूट कर सके। तो ऐसे बहुत से अभी ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब हम मास में, हम स्केलिंग में जब हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं। जो प्रीवियस हमारे एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी सेट है। लाइक वो जो हम 6 पैदा होने के बाद देते हैं, 1 हफ्ते में देते हैं, महीने में देते हैं, और वो जो मास है वो कम है। और हर हॉस्पिटल का, हर नर्सिंग होम का, हर मेडिकल कॉलेज का एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो है। पर ये जो करंट सिचुएशन है, ये उससे डिफरेंट है। तो बहुत से ऐसे रियल टाइम चैलेंजेस आएंगे जो ऑन द स्पॉट ट्रबल शूट होंगे। अभी हम सिर्फ एफिकेसी की, अवेलेबिलिटी की पे ही हम फोकस कर रहे हैं। जो रियल टाइम चैलेंजेस आएंगे उसके लिए टास्क फोर्स बनी है, सारे डेटाबेस कलेक्टेड हैं, उस डेटाबेस को स्क्रीन किया जा रहा है कि हम इसको एक्शन प्लान में कैसे इंप्लीमेंट करें। और सोचिए जरा सिद्धार्थ सोनकर जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, इस बीच में एक चेतावनी है। अब्दुल नबी हसन के पास एक जानकारी है इसको लेकर कि दरअसल वैक्सीन का प्रोडक्शन एक तरफ, टीके की बनाने की तैयारी एक तरफ, लेकिन इस समय भी कई ऐसी आशंकाएं हैं इन वैक्सीन पर छाई हुई, जिससे इस समय दुनिया को आगाह होकर रहना है। जानकारी दरअसल ये है, कोविड वैक्सीन की जमाखोरी अमीर देश करते नजर आ रहे हैं। जमाखोरी शुरू हो गई है। गरीब देश के लोगों को वैक्सीन मिलने में अब दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पीपुल्स वैक्सीन अलायंस की चेतावनी भी सामने आई है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रति व्यक्ति दरअसल 5 डेज बुक किए हैं, 5 डोज जो है बुक किए हैं, प्रति व्यक्ति 5 डोज बुक किए गए हैं। ये समझिए जरा अपने आप में, ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आती है। जो अमीर देश हैं वो जमाखोरी करते नजर आ रहे हैं वैक्सीन की, और यही कारण है कि पीपुल्स वैक्सीन अलायंस की चेतावनी भी देखने को मिल रही है। और यह चेतावनी दी गई है उन अमीर देशों को जो वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण जानकारी और आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि आखिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन वाला देश कैसे है। दुनिया के 60% टीकों का उत्पादन दरअसल भारत में ही हो रहा है, भारत कर रहा है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टीकों की 3 में से 1 खुराक उत्पादन जो है वो भारत में हो रही है।
इन सब के बीच में भारतीय फार्मा कंपनियां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए दवाओं और टीकों की बड़ी आपूर्ति कर रही हैं। भारत स्वदेशी रूप से टीकों की पूरी नई श्रृंखला बनाने में कामयाब रहा है। संशोधित करने में भी बीते कुछ सालों के दौरान हमने सफलता हासिल की है, भारत ने सफलता हासिल की है। तो ये भारत आखिर दुनिया में सबसे बड़ा देश कैसे है प्रियंका, वो भी हम दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज बड़ी जानकारी ये है कि वो अमीर देश इस वक्त जमाखोरी भी करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक देश ने एक ही वैक्सीन बुक की है, जहां जहां जैसी अवेलेबिलिटी और ट्रस्ट है उन देशों का वैसे वैसे बुकिंग चल रही है। अब इस पर जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा डॉक्टर कौशल मिश्रा जी। ये कंडीशन उन देशों के साथ में है जहां जिनको मालूम है कि हाँ इस वैक्सीन का हम रखा भी कर सकते हैं, रख रखाव भी, और ये हमारे लिए आसानी से मिल जाएगा। उन देशों के साथ उनको रिलेशन मान लीजिए या फिर वो कीमत अदा कर सकते हैं, तो इसलिए वो खरीदार बनते जा रहे हैं। अब एक कंडीशन ये है कि ऐसी अगर तमाम देश अगर सस्ता टीका कहीं मिलने पर बुकिंग करना शुरू कर दें तो उस देश के सामने चुनौतियां आना तय है। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो ज्यादा सर्विसेज खरीद सकता है। और ये आदमी के साथ साथ देश में आप देख ही रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास, उनको इस बात की चिंता नहीं कि उसकी इफिकेसी कितनी है, उसको मेंटेन कैसे करेंगे। उन्हें अपने पब्लिक को ये मैसेज देना है कि हाँ हम खरीद सकते हैं और हमने अपने पब्लिक के लिए काम किया। ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गेम है। इस जगह पे अगर हम हिंदुस्तान का रोल देखें तो हिंदुस्तान की जो सबसे नोवावैक्स के नाम से जो वैक्सीन है उसका जो प्राइस है वो 470 रुपए है, और जो मैक्सिमम प्राइस जो इंडिया से प्रोड्यूस वैक्सीन का होगा उसका 2000 रुपए है। तो सबसे ज्यादा क्वांटम और सबसे लेस प्राइस विद कॉम्पिटेटिव जो क्वालिटी है उसके साथ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया ही कर पाएगा। और जैसा कि अभी आपके प्रवक्ता ने बताया ही कि हर 3 टीके में 1 टीका भारत से जाता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया अपने को भी पूरा सप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा इससे ये वर्ल्ड लीडर बनकर ये दोबारा दिखाएगा कि जो गरीब देश हैं, जो 470 रुपए का टीका भी ये सारे देशों, सारे गरीब पॉपुलेशन के लिए भी सप्लाई कर पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर DRI जी, एक और भी चीज है जो जानकारी सामने आई है कि भारत की क्षमता तो इस मामले में, प्रोडक्शन के मामले में नहीं, अगर कहीं कोई बदलाव भी करना पड़े तो भारत ने ऐसे स्टेजेस को डील किया है। क्या इन सब चीजों को देखने के बाद ही बाकी देशों के अंदर उत्सुकता बढ़ी है कि क्यों ब्रिटेन की तरफ देखें, क्यों अमेरिका की तरफ देखें, क्यों किसी और देश की तरफ देखें, जहां कोई देश ये कह रहा है कि हाँ हमारे पास अनुभव है और हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ये तक कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने, जरूरी नहीं कि किसी देश के साथ में हमारा कैसा रिलेशन है उस आधार पर वैक्सीन का टीका मिलेगा, इंसानियत के नाते भी हम ये काम करेंगे। प्रियंका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज और जो हमारे साइंटिस्ट हैं बड़े सक्षम हैं। वो डे 1 से ये देख रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस है रोज रोज अपना स्ट्रेन कैसे बदल रहा है, और उस स्ट्रेन बदलने के साथ ही उनकी वैक्सीन की प्रोडक्शन के बारे में दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता को देखा जाता है। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखिए, रेविपुर इंजेक्शन जो कि कुत्ते काटने के लिए दिया जाता है अमेरिका के अंदर बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान से सारा का सारा वैक्सीन हिंदुस्तान से वहां पे जा रहा है। यूरोप के अंदर रेविपुर यहीं से जा रहा है। और आज ये हालत होगी कि हमारा वैक्सीन यहाँ से उधर चला गया, हमको हमारे देश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने HCQ टैबलेट्स दी, अपनी प्रोडक्शन को कह के कि हिंदुस्तान का कोटा अपने पास रख लो कि हमारी जनता को कभी तकलीफ ना हो, उसके बाद आप ओवरनाइट वर्क करके पड़ोसी देशों को जो संपन्न नहीं है उनको भी, और जो जो देश हमसे दवाई मांग रहा है उसको दी जाए। और रहा सवाल वैक्सीन का, अभी आप ही के माध्यम से आपने कहा कि 60% जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान कर रहा है। जो हिंदुस्तान अगर 60% कर रहा है तो ये तो छोटा मोटा चैलेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे जैसे स्ट्रेन बदल रहा है, साइंटिस्ट उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उस स्ट्रेन के हिसाब से उसको फिर एंटीडोट बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन चल रही है। तो हमारी एक तरफ रिसर्च चलती है, दूसरी तरफ रिसर्च बंद नहीं होती है। अभी हमको फेज 3 के पूरे रिजल्ट मिलने बाकी हैं। जैसे कि अभी हमारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सारा बोला कि हमारे पास वक्त नहीं है और एडवर्स रिएक्शन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो दिया जाता है उसको साइड इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन होते हैं। अभी तक का ये हमको तजुर्बा है कि जो एडवर्स रिएक्शन मिले हैं, कभी किसी को खारिश हो गई या वहां पे लाली हो गई या थोड़ा सा सर भारी हो गया या बुखार,
तो ये वाले लक्षण तो बहुत नॉर्मल होते हैं, जिसकी हमको चिंता नहीं है। हाँ, वो वाला लक्षण जिसके अंदर एक एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाए, उसके लिए जरूर है। तो सरकार ने ये भी एक चीज, मैं तो मेडिकल फील्ड से जुड़ा तो उनका हमारे पास आती रहती खबर, उसने ये कहा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट होंगे उनको वैक्सीनेशन टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर वो सेंटर बनाया जाएगा कि वहां पर दीजिए, अगर रिएक्शन होता है उसी वक्त उसको वहां पे संभाल लिया जाए। वो आंगनवाड़ी या आशावादी वाले वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो जवान है, उनको टीका करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पीएचसी में चले जाएं या डॉक्टर इंडिविजुअल के पास चले जाएं, कहीं चले जाएं। लेकिन जिनकी थोड़ी भी तबीयत खराब रहती है या जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है या वो ऑलरेडी बीमार हैं, तो उनके लिए और प्रिकॉशन देने की सख्त जरूरत है। सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और टास्क फोर्स ने सबको यह हिदायत दे दी है कि आप अपना इस प्रकार से डिवीजन करिए कि बच्चों को ऐसे कर दी जाए, बीमारों को वहां दिया जाए, हेल्थ वर्कर को वहां दिया जाए, ताकि किसी की कोई दिक्कत आने की नौबत ना आए। और मैं सोचता हूं कि इतने चैलेंजेस देश में से हैं, ये भी चैलेंज करेंगे और प्रधानमंत्री जी इसको करके दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर रिया राय जी के अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से कि आपने अभी तक जो खबरें सुनी है वैक्सीन के बारे में और जो भारत की तैयारी है, उसमें क्या चीजें आप कहना चाहेंगे? आपकी नजर में क्या बाकी है अभी, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि जनवरी का पहला सप्ताह होगा कि फरवरी का पहला सप्ताह होगा, जब इस टीके की जानकारी पूरी तरह से सामने आ जाएगी? देखिए प्रियंका जी, जो भारत में ट्रायल चल रहे हैं उसके डाटा, जितने अभी तक डेटा प्राप्त हुए हैं, उससे हमें ये पता चल चुका है कि 72 to 92% एफिकेसी है वैक्सीन की जी। बाकी जो बचे हुए डाटा हैं वो कलेक्ट करके एक कंक्लूजिंग रिमार्क कमेटी को सबमिट की गई है। जैसे ही वो डिस्क्लोज की जाएगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन अब प्लान होगा। इससे पहले जो एक आपकी चीज थी काला बाजारी की, तो पहले हमें ये भी समझना होगा कि जो वैक्सीन का डोज है वो एक व्यक्ति को कितनी डोज की आवश्यकता है। क्या एक डोज सफिशिएंट है, 2 डोज सफिशिएंट है या 3 डोज सफिशिएंट है? अभी तक ये हिडन क्वेश्चन है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि जिस भी कंट्री ने पर पर्सन 5 डोज का वो स्टोरेज किया है, तो वो हो सकता है वो अपने सिटीजन के लिए एडवांस में एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है कि हो सकता है कि एक पर इंडिविजुअल के लिए हमें 5 डोज की आवश्यकता है। तो ये एक कैपिटल वार ना होके एक प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हो सकते हैं जी। दूसरी, जो हमारे कंट्री में जो हमारा सिनेरियो है, जो हमारी पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन है, और विद इन अ कंट्री जो जियोग्राफिकल रीजन है, जो हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर तक का हमारा जो जियोग्राफिकल रीजन है, उसमें भी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है और जो वैक्सीन का हमारा सप्लाई का चेन है, उसकी ब्लूप्रिंट सब कुछ तैयार है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जनवरी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए लार्ज स्केल में। जो इस तरीके से हमने एसओपी बनाई है, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एंड सीनियर सिटीजन एंड अदर, जब सब कुछ पॉजिटिव रहा। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी, कौशल मिश्रा जी, डॉक्टर रिया राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी जाहिर किया कि भारत के सामने अब दरअसल चुनौतियों से आगे बढ़कर कुछ ऐसा करने का समय है जिसमें न सिर्फ बाकी देशों की नजर भारत पर जुड़ी हुई है, बल्कि भारत ने अपने इस कोरोना वैक्सीन के ब्लूप्रिंट से जाहिर किया कि अब दरअसल भारत तैयार है। बाकी तमाम देशों को भी टीकाकरण के लिए बताया जाए कि अब भारत से अगर प्रोडक्शन निकलेगा तो तमाम देशों तक इसकी सप्लाई पहुंचेगी। लेकिन सिर्फ इंतजार है उस तारीख का जब से टीकाकरण शुरू होगा, क्योंकि भारत की आबादी को प्राथमिकता में न सिर्फ टीका दिया जाएगा बल्कि उन तमाम देशों पर भी ध्यान रखा जाएगा जो किसी कारणवश और किसी देश से टीका तक बुक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे हजारों करोड़ बुकिंग हो चुकी है पहले से। जहां जहां से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन आखिरी ट्रायल में है, तमाम देश कूद पड़े हैं ऐसे टीकों को बुक करने के लिए। लेकिन भारत के अंदर खास व्यवस्था की गई है ताकि ना धोखाधड़ी हो ना जमाखोरी हो। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे।